तो आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। और चूंकि पहले अंश में कुछ आवाज़ की दिक्कत थी तो मुझे फिर से आप लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ा है। आप सभी प्रतीक पांडे का प्रणाम स्वीकार करें। और जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि लगभग 2 महीने का मैंने फेसबुक से एक ब्रेक लिया था, सोशल मीडिया से। और उसकी वजह ये थी कि जैसा मैं आप लोगों के साथ निरंतर जुड़ा रहा हूं कि जनता के मुद्दों पर जब भी आवाज़ उठाई गई, मात्र मेरे द्वारा नहीं, तमाम लोगों के द्वारा प्रदेश भर में, तो उसका प्रभाव ये था कि ना ही शासन की तरफ से ना ही प्रशासन की तरफ से, और लॉ एंड ऑर्डर की भी जो स्थितियां थी वो बद से बदतर होती जा रही थी। तो इस संदर्भ में जब राष्ट्रीय स्तर पर भी मैंने देखा तो परिस्थितियां अन्य राज्यों की भी बहुत बेहतर नज़र नहीं आई। और जैसा कि मैं शुरू से ही कहते आया हूं कि मेरा जुड़ाव जो रहा है वो किसी एक राजनीतिक दल के प्रति कभी नहीं रहा। मेरा झुकाव और जुड़ाव हमेशा रहा है वो एक विचारधारा के लिए रहा है, और जो संघ की विचारधारा रही उसके साथ जुड़ाव रहा। और मैं मूल रूप से ये मानता हूं कि मेरा जुड़ाव और मेरा समर्पण और मेरी प्रतिबद्धता अपने ध्वज के लिए रही। तो इसीलिए तमाम पत्राचारों के पश्चात, आवाज़ उठाने के बाद, सोशल मीडिया में तमाम चीज़ों के बाद भी जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब फिर मुझे लगा कि शायद अपनी रणनीतिक समीक्षाओं को बेहद ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। तो इसके पश्चात मैंने लगभग 2 महीने का एक अल्पविराम लिया, और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि राष्ट्रीय परिस्थितियां, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीतिक और प्रशासनिक और शासन की व्यवस्थाओं को प्रभावित कर रही है, उस दिशा में कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता है। और ये निर्णय ऐसा था कि चूंकि मैं अपनी विचारधारा से बाहर नहीं जा सकता था, तो इसलिए ये निर्णय ऐसा था कि इसमें विचारधारा की सर्व प्रमुखता को ध्यान में रखना आवश्यक था। तो इसके पश्चात मैं इस निर्णय के पीछे की आपको पृष्ठभूमि भी बता देता हूँ। मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ साझा नहीं की थी। निर्णय लेने के पीछे ये था कि माननीय सरसंघ चालक जी को, माननीय मोहन भागवत जी को मैंने 2-3 पत्र लिखे। और इन पत्रों की पृष्ठभूमि में वो घटना थी जिसमें माननीय सरसंघ चालक जी ने अपने नागपुर प्रवास का सदैव जिक्र किया अलग अलग कार्यक्रमों में। और उन्होंने ये कहा था कि एक बाल स्वयंसेवक था हमारा, तो जब मैं नागपुर पहुंचा और वहां शाखा में नहीं गया तो बाल स्वयंसेवक ने, मैंने इस घटना का बहुत बार आप लोगों के साथ भी जिक्र किया। तो उस बाल स्वयंसेवक ने मुझसे दिन भर का मेरा पूछा कि भाई आप शाखा नहीं में नहीं आए तो क्यों नहीं आए थे, किस कारण से नहीं आए थे, कहाँ गए। तो बोले उसके पश्चात से मैं जब भी वहाँ शाखा जाता तो उस स्वयंसेवक को पूरा अपने दिन भर की गतिविधियों के बारे में सूचित करता। तो हमारे यहाँ ये जवाबदेही और ये संवाद की जो व्यवस्था है, संबंधों को मजबूत करने की जो व्यवस्था है, ये है और हम इसका पालन करते हैं। तो मैंने इसी घटनाक्रम, इसी वाक्य के संदर्भ में हमारे जो प्रमुख पदाधिकारी थे उनको तमाम पत्र लिखे। इन पत्रों की प्रतिक्रिया जो थी, मुझे लगभग जितने लोगों की जानकारी थी उन्होंने यही कहा कि प्रतीक जी, आप ये जो पत्र लिखते हैं ये इस तरह से कचरे के ढेर में चले जाते हैं, इसको कोई नहीं देखता है। तो मेरे उनको फिर प्रतिक्रिया यही थी कि साहब, यदि कचरे के ढेर में जा रहे हैं और पत्रों की संख्या बहुत ज्यादा है तो ये अपने आप में हम सब के लिए चिंतनीय विषय है कि आखिर इतने पत्र क्यों लिखे जा रहे हैं विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोगों के द्वारा। और यदि ये पत्र कचरे के ढेर में जा रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये तब तो ये और भी ज्यादा चिंतनीय विषय है। ये सिर्फ प्रतीक पांडे के लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे मित्रों के लिए नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है, देश के समस्त राज्यों के लिए है, संपूर्ण समाज के लिए है और संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक चिंतन का विषय है कि इतने महत्वपूर्ण विषयों को यदि संबोधित नहीं किया जाए, कोई संवाद नहीं किया जाए, तो हम जो बचपन से जो सीखा था हमने, संपर्क, संवाद, समन्वय, उसका क्या औचित्य रह जाता। तो माननीय सरसंघ चालक जी को जब 3 पत्र लिखा, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उस 3 पत्रों का जो सार था वो मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। उस 3 पत्रों का सार ये था कि पहले पत्र में मैंने माननीय सरसंघ चालक जी से और समस्त पदाधिकारियों से ये निवेदन किया था कि प्रदेश में जिस तरह की परिस्थिति चल रही है उसको सुधार लीजिए, उसको बचाने के लिए कुछ प्रयास किए, अन्यथा संगठन बर्बाद हो जाएगा, प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। पहले पत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। दूसरी पत्र पर मैंने एक
निवेदन पुनः किया था स्मरण पत्र जैसा, और उसमें एक प्रमुख बात की थी जो मेरे इस पूरे प्रयास का आधार है। मैंने उस पत्र में एक पंक्ति लिखी थी कि मानव जीवन एक बार ही मिलता है, और मानव जीवन मैं अपने जीवन को किसी के आदेश की प्रतीक्षा के आधार पर, आज यदि समस्याएं हैं, आज यदि कठिनाइयां हैं, आज परेशानियां आ रही हैं, और यदि आप आज निर्णय नहीं ले रहे हैं, उसके 10 साल बाद, 5 साल बाद या 2 साल बाद आप निर्णय लेते हैं और इस समस्या का यदि समाधान नहीं करते हैं, तो आपके उस निर्णय का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो मेरा यही मानना था कि यदि मेरी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो समस्याएं हैं, विषय हैं, उनको समाधान आज ही करना चाहिए। कोई भी बीमार व्यक्ति है, उसका इलाज आज ही करना चाहिए। उसको पश्चातवर्ती यदि स्थिति में रखते हैं तो उसके साथ खिलवाड़ है। तो मेरे इन 3 पत्रों पर किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अब इसके पश्चात तीसरे पत्र पर मेरा माननीय सरसंघचालक जी से यह निवेदन था कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी, आज मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, किसी की आलोचना नहीं करूंगा, कोई नकारात्मकता की बात नहीं करूंगा, मैं बहुत सकारात्मक तरीके से बात करूंगा। तो यदि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से अपनी विचारधारा पर समर्पित नहीं हो पा रही है, कार्य नहीं कर पा रही है, सर्वसमावेशी पार्टी एक हो चुकी है जिसमें कि वामपंथी भी आ गए हैं, कांग्रेसी भी आ गए हैं और सारी चीजें हैं, और हमारा जोर चुनाव जीतने पर है और चुनाव के माध्यम से अपने मुद्दों को पूरा करने का भी हो सकता है, किंतु हमारी जो विचारधारा समाप्त हो रही है उसके लिए एक बेहतर विकल्प ये हो सकता है कि आज हमको अखिल भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, उसको पुनः सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है। इस तीसरे पत्र पर भी मुझे कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ, और सौभाग्य से मुझे लगता है मैं एक बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि ये पत्र किसी माध्यम से अखिल भारतीय जनसंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय आचार्य भारत भूषण पांडे जी, उन तक पत्र पहुंचा, वहां से संवाद किया गया, और इसके पश्चात एक लंबे संवाद के पश्चात मैंने अंततः ये तय किया कि अब समय आ गया है भारतीय राजनीति में कि अखिल भारतीय जनसंघ के साथ या उसके एक प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका लेते हुए मैं अपने विचारधारा के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध रूप से काम करूं। तो हाल ही में मैंने जो अभी दायित्व मुझे प्रदान किया गया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, वो छत्तीसगढ़ प्रदेश महामंत्री का दायित्व प्रदान किया गया है, और अभी समानांतर रूप से बिलासपुर संभाग और दुर्ग संभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। मैं आप सबके साथ ये साझा करना चाहता हूँ। तो जिम्मेदारी लेने के बाद से मेरे पास तमाम प्रश्न आ रहे हैं, जिज्ञासाएं आ रही हैं सबकी। तो मैं सोच रहा हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम प्रश्नों और जिज्ञासाओं का भी समाधान करते जाऊं। पहला प्रश्न ये आया कि प्रतीक जी, अखिल भारतीय जनसंघ क्या है? तो जो हमारे समर्पित और पुराने प्रतिबद्ध कार्यकर्ता साथी हैं वो सभी जानते हैं कि 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। संघ के साथ उनकी चर्चा हुई, लेकिन संघ राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहता था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा कि भाई संघ हमको 5 व्यक्ति दे दे, और उसके आधार पर जनसंघ की स्थापना हुई। आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं हो, मैं इसीलिए थोड़ा ऊपरी तौर पे बात कर रहा हूं। यदि जिज्ञासाएं ज्यादा आएगी तो हम इस पर एक विस्तृत विवरण के साथ हम अलग अलग फेसबुक लाइव कर देंगे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 21 अक्टूबर को इसकी स्थापना की 1951 को जनसंघ के तौर पर, और जनसंघ ने जो अपने पहले 51-52 के चुनाव थे वहां से 3 सीटों के साथ अपनी लोकसभा की शुरुआत की, और 35 सीट तक जनसंघ ने अपनी यात्रा की। जो पड़ाव है उसको लगातार पाते गया, और जनसंघ की सबसे पहली शुरुआत जो हुई, हमको पता है भारतीय जनता पार्टी ने अभी पश्चिम बंगाल में एक बड़ी और बेहद उल्लेखनीय विजय प्राप्त की है। मैं इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनके जो समर्पित कार्यकर्ता, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं, और बंगाल की जनता को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो राष्ट्र निर्माण के विपरीत जो कार्य चल रहा था उसे हटाने के लिए जनादेश दिया है। इसके लिए बंगाल की जनता और समस्त भारतीय जनता पार्टी बधाई के पात्र है, उनके समस्त कार्यकर्ता। तो पहली जीत जो भारतीय जनसंघ को मिली वो पश्चिम बंगाल से मिली थी,
और यहाँ से यात्रा शुरू होती गई। लेकिन इस बीच में फिर तमाम गतिविधियां आई और 1975-77 का जो आपातकाल था उसके पश्चात जनसंघ जो है वो जनता पार्टी का हिस्सा बना और तमाम राजनीतिक दांवपेच के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, गठन हुआ। और इसके पश्चात से जो जनसंघ था वो नेपथ्य में चला गया। तमाम लोगों को देश के यही लगता है। मुझसे काफी अनुभवी लोगों ने भी पूछा, अच्छा जनसंघ अभी भी जीवित है? मैंने कहा जीवित नहीं है। जनसंघ बिल्कुल प्राण वायु के साथ बहुत सक्रियता से काम कर रहा है और अब हमने जिम्मेदारी ली है कि जनसंघ के माध्यम से हम अपनी विचारधारा को देश में पुनः स्थापित करेंगे। तो 80 के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी और 80 के बाद से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम मुकाम प्राप्त किए वो तारीफे काबिल है। लेकिन जनसंघ की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पिछले कुछ चुनाव से मुझे यह महसूस हुआ व्यक्तिगत तौर पर कि संगठन चुनाव में जीत आधारित हो गया है, विचारधारा गौण होती जा रही है। मैं पूरे सम्मान के साथ ये बात कर रहा हूं, मैं आरोप की बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। ऐसे सब कार्यकर्ताओं और सबका मानना अलग अलग हो सकता है। तो माननीय सरसंघ चालक जी से पत्र व्यवहार के बावजूद कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होना और स्थितियां देखने के बाद मुझे लगा कि संभवतः जिस तरह से वामपंथ संगठन में घुस चुका है, जिस तरह से कांग्रेस के पदाधिकारियों ने संगठन पर पूरा कब्जा कर लिया है, वो हमारी विचारधारा के कदापि साथ तो स्थिति नहीं है। और दुर्भाग्य से दो विषय मेरे सामने जो प्रमुख थे चुनौती के रूप में, अब मैं अपने विषय पे साथ में आ रहा हूं, धर्मांतरण और लव जिहाद। और इसके साथ में जो छत्तीसगढ़ में मैं बहुत खुलकर ये बात कह रहा हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के केरल के प्रदेश अध्यक्ष यहां आकर नन को छुड़ाकर ले गए, वो घटना मेरे लिए वास्तव में कह रहा हूं दिल से पीड़ा हुई थी कि क्या हम चुनाव जीतने के लिए हम इस स्तर पर जाएंगे कि हमारी जो पहचान थी, हमारी जो राष्ट्रीयता थी, हमारा जो राष्ट्रवाद था, चुनाव जीतने के लिए क्या हम उसको भूल जाएंगे? हमारे निश्चित तौर पे चुनाव हमारे एजेंडे को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आती है लाइनें कि सरकार आएंगी सरकार जाएंगी, नैतिकता की बात थी। और साथ में उन्होंने एक बात और कही थी कि यदि हमें विचारधारा की बात होगी, मुद्दों की बात होगी, तो हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, लेकिन हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन बातों को आज के समय में हम कहां चले गए, शायद हमको ध्यान ही नहीं रहा सरकार बनाने में। और दुर्भाग्य से मैं एक चीज और मैंने महसूस किया कि अच्छा आप लोग, मैं बाहरी तो हूं नहीं, मैं बीच का ही था। लगभग पूरे देश में जब भी बात होती थी, चाहे हमारे संघ के पदाधिकारियों से बात होती थी, चाहे संगठन के पदाधिकारियों से बात होती थी, पूरे देश के, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कहीं कहीं भी बात करिए, हर जगह कार्यकर्ता पीड़ित था। अभी कुछ समय पहले की बात है, मेरी दिल्ली में एक पदाधिकारी से बात हो रही थी, तो मैंने पूछा साहब सरकार कैसी चल रही है? उन्होंने कहा बहुत बढ़िया चल रही है। फिर जब धीरे धीरे बात होती गई तो फिर जो बातें उन्होंने कही मैं वो यहाँ नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत व्यथित थे। तो यदि सरकारें कार्यकर्ताओं की नहीं सुनेंगी, सरकारें यदि विचारधारा की नहीं सुनेंगी, तो मुझे लगता है ये राष्ट्र की भी सुनवाई नहीं हो रही है। और जनसंघ में आने के पीछे सबसे बड़ा विषय ये रहा है कि जनसंघ ने दो बातों को बहुत प्रमुखता दी है और मेरा इसीलिए उससे दिल से लगाव है। पहली बात, जनसंघ की जो विचारधारा है, मुझे याद है कि 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो उनके संविधान में एक मूलभूत परिवर्तन लाया गया। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं को ज्ञात होना जरूरी है। गांधीयन समाजवाद की उसमें स्थापना की गई, उसमें पंक्ति शामिल की गई और उसमें पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात की गई। और पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मतलब सर्वधर्म समभाव की बात की गई। और मैं पिछले कुछ समय से चुनाव का यदि आकलन कर रहा हूं, एक रणनीतिकार के तौर पे भी चुनावी भूमिका रही मेरी, मैंने ये देखा कि पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के कारण, हमारे सर्वधर्म समभाव के कारण
ईसाई समुदाय से नाता रहा, मुस्लिम समुदाय से नाता रहा, लेकिन हिंदू समुदाय से नाता पूरी तरह से टूटता गया। मैं कल कुछ संत समाज के लोगों के साथ बैठा था, हमारे सम्माननीय संत जनों के साथ। उनका कहना था कि धीरे धीरे साहब हम लोगों को तो किसी ने सुनना ही बंद कर दिया है। इसी तरह से जब संघ के आनुषांगिक संगठनों की ओर गए, सारे हिंदू संगठन आप देखिए धीरे धीरे बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। जब ये कमजोर होते हैं, मेरा निवास जहां पर है उसके पीछे ही एक बस्ती है, वहां ऐसे तमाम लव जिहाद और इस तरह के तमाम प्रकरण देखने में आते रह रहे हैं, और दुर्भाग्य से हम कुछ नहीं कर पा रहे। सरकार ने अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्मांतरण पर कानून लाया है, लेकिन जो मैं पैटर्न देख रहा हूं सरकार का अभी का, वो पैटर्न ये है कि कागजों पर आप मजबूत हो जाइए और जमीनी स्तर पर मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चुनाव में जो जनता है उनको हम बता सके कि हाँ सब कागजों में कानून है। तो जनसंघ की जिस दो बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया, वो था सबसे पहली चीज, बात की गई जनसंघ के घोषणा पत्र में जो सबसे शुरुआती रहा 1951 से 72 का जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का दस्तावेज था, प्रिंसिपल जो थे, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा था जनसंघ ने कि संस्कृति और मर्यादा के आधार पर जितने भी हमारा जो काम होंगे, घोषणा पत्र जो तैयार होगा, उसके दो शब्द बड़े उल्लेखनीय थे, संस्कृति और मर्यादा। और जब आप घोषणा पत्र आगे जाकर देखते हैं तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही है, जिससे मुझे लगता है कि शायद हमारे देश के तमाम राजनीतिक दल भटक चुके थे। लेकिन जो पंडित दीनदयाल जी का स्वप्न था और जो विचार थे, जनसंघ के उस दस्तावेज में लिखा हुआ था संस्कृति और मर्यादा के आधार पर, और फिर बीच में बहुत सारा कंटेंट था, और उसके बाद सबसे जो अंतिम लाइन थी वो था दरिद्र को नारायण मानते हुए उसे सुखी और खुश रखना। ये जनसंघ का मूल दस्तावेज था, सर्वधर्म संभाव का नहीं था, गांधीयन समाजवाद का नहीं था। यदि गांधीयन समाजवाद था तो फिर कांग्रेस से भाजपा की जरूरत क्यों पड़ी? यदि गांधीयन समाजवाद को ही अपनाना था तो कांग्रेस बहुत बेहतर पार्टी थी उस समय भी। इंदिरा गांधी जी एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी हुई थी अंतरराष्ट्रीय पटल पे। तो ये जब इस घोषणा पत्र पे आते हैं तो जनसंघ में मुझे जो चीज मिली जिसके कारण मैं इस विचारधारा से जुड़ा था, और दूसरी प्रमुख बात थी कि पंडित दीनदयाल जी की बात थी, श्यामा प्रसाद जी की बात थी, एक राष्ट्र एक निशान की बात थी, सबसे बड़ी चीज बलराज मधोक जी की। दुर्भाग्य से बलराज मधोक जी के विचारों के कारण जो मुझे लगता है 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उस समय बलराज मधोक जी की तस्वीर को मंच पर स्थान नहीं दिया गया। इसके बहुत मजबूत कारण है, ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन हिंदूवादी चेहरा जो थे भारतीय जनसंघ के पास, वो बलराज मधोक जी हिंदूवादी सिद्धांत पे थे। हिंदू हिंदुत्व और हिंदुस्तान की उन्होंने बात की थी, हिंदू राष्ट्रवाद की बात की थी। बलराज मधोक जी की तस्वीर मंच पर नहीं थी। ये अपने आप में विश्लेषण का विषय है कि क्यों बलराज मधोक जी की तस्वीर को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के समय स्थान नहीं दिया गया। ये हम सभी लोगों को सोचने की आवश्यकता है। मेरे पास इसका जवाब है, लेकिन मैं उस जवाब पर आज नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं सकारात्मक रहना चाहता हूं। तो 1980 के बाद फिर बलराज मधोक जी इसके अध्यक्ष बने, और 1989 में अखिल भारतीय जनसंघ जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग में एक पंजीकृत राजनीतिक दल के रूप में आया, और तब से जनसंघ को अलग अलग राजनीतिक गतिविधियों से अपनी सक्रियता बनाए हुए है। तो मेरा प्रमुख मुद्दा दो है जनसंघ की जिम्मेदारी के साथ जुड़ने का और जिम्मेदारी स्वीकार करने का। सबसे बड़ी चीज, आज राष्ट्र में हिंदू राष्ट्रवाद की बेहद ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि एक नैरेटिव गढ़ा गया, मुझे लगता है बॉलीवुड के द्वारा भी और अलग अलग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी, अलग अलग स्पॉन्सर्ड मीडिया न्यूज के द्वारा भी, और तमाम तरह से। और वो नैरेटिव क्या था कि सब मंदिर से ज्यादा जरूरत अस्पताल की है, सब मंदिर से ज्यादा जरूरत स्कूलों की है, तमाम चीजें इस तरह की तुलनात्मक की गई। तो आज मैं बहुत मजबूती से इस बात को कहता हूं, इस नैरेटिव के घोर निंदा और इसकी भर्त्सना करते हुए, कि सब इंसान की पहचान दो चीजों से होती है, और किसी भी राष्ट्र की पहचान भी दो चीजों से होती है। एक उसके संस्कार, एक उसकी संस्कृति, और दूसरा उसका आर्थिक उन्नयन, आर्थिक सशक्तता।
यदि हमारा बच्चा भी किसी के सामने जाता है तो बच्चे को पहले पहचान होती है कि वो सामने वाले बड़े व्यक्ति के, बुजुर्ग के पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है, उसको अभिवादन करता है कि नहीं, और उसके बाद उसके आचार व्यवहार के साथ उसकी शिक्षा दीक्षा, तमाम चीजें, कितना पैसा कमा रहा है, तमाम चीजें। लेकिन यदि सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त यदि हमारा बच्चा है और यदि उसमें संस्कार नहीं है तो उस बच्चे को बिगड़ैल औलाद कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि जनसंघ ने इसीलिए जो सबसे मजबूत बात कही कि राष्ट्र में संस्कार की बात की, राष्ट्र में मर्यादा की बात की, और राष्ट्र के संतुलित आर्थिक विकास की बात की। और संतुलित आर्थिक विकास कैसा होगा? जनसंघ ने अपने जो बायलॉज थे उसमें बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा कि हम मनुष्य को, हम अपने नागरिकों को उस स्थिति में लाना चाहते हैं कि वो अपनी भोजन, आवास, वस्त्र और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसे स्वयं पूरा करने के योग्य बन सके। हम अपने नागरिक को इस रूप में चाहते हैं, हम ऐसा वातावरण चाहते हैं, हम ऐसा आर्थिक माहौल वातावरण तैयार करना चाहते हैं जहां पर हमारे ये जो नागरिक है ये अपनी मूलभूत 5 आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर सके। इसके पश्चात फिर सरकार की भूमिकाएं शुरू हो जाती हैं। और सरकार को भी नियंत्रक के तौर पे नहीं देखा गया, सरकार को विनियामक के तौर पे देखा गया। और जनसंघ ने हमेशा ये माना कि रक्षा को छोड़कर कोई भी जो सेक्टर है वो सरकार के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। अभी बहुत सारे विषय ऐसे हैं। और साथ में बलराज बधोक जी ने जो हिंदू राष्ट्रवाद की बात की, अखंड भारत की बात की, मैं दिल से कहूं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। क्योंकि आज की परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने जिस तरह से मुस्लिम जो धर्मांतरण है, लव जिहाद है, और क्रिश्चियंस में भी है, मुझे बहुत अच्छे से याद आता है कि पूरी पीठ के शंकराचार्य जी ने, सम्माननीय आदरणीय ने भरे मन से छत्तीसगढ़ के लिए कहा था कि यहां पर तो आपने, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए उन्होंने कमेंट किया था कि इसे तो आपने पोप के विश्राम गृह के रूप में परिवर्तित कर दिया है। यह शंकराचार्य जी का कथन था। उसके बावजूद हमारे माननीय लोग इस दिशा में कानून भी नहीं बना पा रहे थे। तो मुझे लगता है 2 चीजों पे सबसे ज्यादा आवश्यकता है। एक तो हमारी संस्कृति, यदि हमारी संस्कृति नहीं है तो हमारे राष्ट्रवाद की कोई पहचान नहीं है। यदि हमारे जेब में सिर्फ पैसा है, आर्थिक ताकत है, और हमारी संस्कृति नहीं है तो हम बिल्कुल पीछे हैं पूरे विश्व में। और मुझे लगता है जो बात करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें ढोल पीट रही हैं, वो पर्दे के पीछे से आर्थिक रूप से सशक्त तो है ही, अपने हिडन एजेंडा के रूप में मुस्लिम प्रसार और साथ में क्रिश्चियन जो कन्वर्जन है उसको भी बहुत तगड़े तरीके से शुरू कर चुके हैं और उसमें बहुत ज्यादा सफलता भी प्राप्त कर ली है। 1948 के समय, जो 47 के बाद की बात है, पाकिस्तान 23% हिंदू का था देश विभाजन के पश्चात। आज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, शायद पॉइंट समथिंग 1% के आसपास कुछ बचा है। और हम कल्पना करते हैं, बलराज बधोक जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे अपनी हिंदू राष्ट्र पुस्तक में लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब कहीं भी मुस्लिम विरोधी नहीं है, क्रिश्चियन विरोधी कहीं नहीं है। यह भी एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि साहब जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं इसका मतलब मुस्लिम का खात्मा होगा, कत्लेआम मचाया जाएगा। कहीं नहीं। बहुत स्पष्ट तौर में उस पुस्तक में लिखा गया है कि हिंदू राष्ट्र जहां जहां हिंदू होगा वो सहिष्णु होता है, वो दूसरे धर्म के प्रति भी सम्मान का भाव रखता है। और जितने हिंदू राष्ट्र हैं वहां पर मुस्लिम और अन्य धर्मों के, क्रिश्चियन, अन्य धर्मों के लोग जितने सुरक्षित और सम्मान से हैं उतने कहीं नहीं हैं। तो जब इतनी सारी बातें हैं तो हमारे प्रमुख पदाधिकारियों के, हमारे नेतृत्व के लोगों के बीच से के मुख से हिंदू शब्द क्यों गायब होना शुरू हो गया? और इसका बहुत मजबूत आधार है कि एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव चल रहा है। मैं उसका विषय यहां पर नहीं रखूंगा। तो इसीलिए जनसंघ की आज आवश्यकता है। तो पहली बात मैंने कही कि हिंदू राष्ट्र की बात है, जो संस्कृति संस्कार है, इसके लिए आज जनसंघ एक अनिवार्य आवश्यकता है। और दूसरी आवश्यकता है गवर्नेंस की। आज हम जितने सुशासन की बात कर रहे हैं, आप सबको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, हर भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता जान रहा है, पदाधिकारी भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं कि क्या स्थिति है। और इसीलिए हम प्रतिबद्ध हैं जनसंघ के साथ
कि जनसंघ कुछ बातों के लिए मैं आपको अपनी तरफ से आश्वस्त कर सकता हूं, क्योंकि जनसंघ का जिस तरह से सिद्धांत रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में जब भी जनसंघ की सरकार आती है, और मैं आपको यह आश्वस्त कर रहा हूं कि जनसंघ 2028 के चुनावों में मजबूती से चुनाव में सहभागिता करेगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम मजबूती से सीट जीतकर आएंगे। हमारा घोषणा पत्र क्या होगा, वो पूरी तरह से जनता का घोषणा पत्र होगा। और आप कहेंगे कि सब सरकारें, तमाम पार्टियां आई हैं, सबका घोषणा पत्र होता है, तो मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने बिल्कुल नहीं आए हैं। हमें पता है वही अधिकारी रहेंगे, वही व्यवस्थाएं रहेंगी, वही सब चीजें रहेंगी। हम सिर्फ आ रहे हैं नीयत परिवर्तन करने। हमारी नीयत यदि ईमानदार है, आज प्रदेश के सारे लोग कह रहे हैं कि अधिकारी जो हैं, प्रदेश के छत्तीसगढ़ के अधिकारी जो हैं, वो किसी की सुन ही नहीं रहे। ऐसे काम कर रहे हैं कि जैसे वो मंत्रियों के, मतलब शब्द उपयोग करना ठीक नहीं है, मैंने अपने तमाम वीडियो में कहा है, किसी के सबके नियंत्रण से बाहर हो गए। जो आदेश हो रहा है उसका पालन कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ है जो है वो समाप्ति की स्थिति में आ चुका है। कानून का शासन नहीं रह चुका है बिल्कुल किसी भी तरह से। स्वेच्छा और हितों के आधार पर निर्णय हो रहे हैं, टेंडर के आधार पर काम हो रहे हैं, ना कि विजन के आधार पे। तो जनसंघ की तरफ से मैं आपको एक चीज बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हम जो भी बात कहेंगे उसको बड़ी जिम्मेदारी से कहेंगे, और उसको निभाने के लिए आपके साथ मिलकर पूरी सजगता से उस पर काम करेंगे। और यदि मैं कुछ 2-3 बातें कहूं तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आपको यह कह रहा हूं, क्योंकि जनसंघ के विचारों से वो बात मेल खाती है, कि सबसे पहले जनसंघ की सरकार बनती है। आप इसे घोषणा पत्र ना माने, ये सिर्फ एक विचारों का भी आदान प्रदान है। घोषणा पत्र बहुत बाद में तैयार होगा और इसमें भी विचार मंथन के पश्चात सारी चीजें आएगी। सबसे पहले सरकारी नियंत्रण से शराब बिक्री का काम समाप्त होना चाहिए, मेरा विचार ये है। बाकी निर्णय राष्ट्रीय पदाधिकारी और हमारे तमाम प्रदेश के पदाधिकारी लेंगे। सरकार के नियंत्रण से शराब की बिक्री खत्म होगी, क्योंकि मैं बार बार शुरू से कहता आया हूं, सरकार का शराब बेचने का उद्देश्य सिर्फ राजस्व नहीं होता है। ये नागरिकों को समझने की आवश्यकता है। जब जब जनता शराब पिएगी, अपना मानसिक संतुलन वो समाप्त करेगी, मानसिक परिपक्वता, सोचने समझने की शक्ति समाप्त करेगी, और तब वो अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना बंद कर देती है। तो यदि सोई हुई जनता चाहिए तो उसका एक सबसे बेहतर विकल्प है कि आप जितना शराब पिला सकते हैं पिलाइए। और जनसंघ का मानना है कि एक मजबूत राष्ट्र, एक मजबूत विचारधारा तब तक तैयार नहीं हो सकती है जब तक कि उस राष्ट्र का नागरिक मजबूत नहीं होगा, उसकी विचार शक्ति मजबूत नहीं होगी। तो पहली बात ये। दूसरी बात, मुझे लगता है कि हम बहुत मजबूती से इस बात को मानते हैं कि जितने भी कुशल कर्मचारी हैं उनको नियमित होना बहुत जरूरी है। मैंने पिछले अपने 2-3 साल के सरकार के और विभिन्न आंदोलनों के अनुभवों को देखा कि सरकार ने सिर्फ इनको ठगा है। तो मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं कि जितने अनियमित जो कर्मचारी हैं, जो कि कुशल हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो कुशल कर्मचारी हैं, जहां पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी की जरूरत होती है, ये सभी पद नियमित होनी चाहिए। इस पर हम बहुत मजबूती से काम करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए हम चाहेंगे कि पुलिस जो है वो राजनीतिक नियंत्रण से बाहर हो। मैं बहुत जिम्मेदारी से, और देश का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, पूरे देश के लिए स्टेटमेंट है, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए नहीं है, कि राजनीतिक अपराधीकरण और समाज का यदि अपराधीकरण रोकना है तो पुलिस को राजनीतिक नियंत्रण से बाहर करना पड़ेगा। तो मैं तमाम जनता, तमाम हमारे कार्यकर्ता जो होंगे, हमारे विचारधारा से जुड़ेंगे, उनके लिए स्पष्ट संदेश है कि तीसरी हमारी प्रतिबद्धता रहेगी कि पुलिस को राजनीतिक नियंत्रण से बाहर किया जाए, ताकि जो चाकूबाजी हो रही है, तमाम घटनाएं हो रही है, छेड़छाड़ हो रही है, ये तमाम चीजें कागजों में नहीं बंद हो, जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड है उसमें इसमें कमी आना शुरू हो। और इस तरह के और भी तमाम मुद्दे जो आते जाएंगे वो होगी। अब कुछ जो आप लोगों के प्रश्न थे, मैं उस पर आ रहा हूं। पहला प्रश्न ये था कि
जनसंघ क्या है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। दूसरी बात, प्रतीक जी, जनसंघ तो हिंदुओं का वोट काटेगी। मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे बौद्धिक अपरिपक्वता वाले प्रश्नों पर। यदि हम एक मजबूत लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो हिंदुओं का वोट कभी नहीं कटेगा, यह मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। जब लोकतंत्र आता है तो संकल्पों का, घोषणा पत्र का और राजनीतिक दल की नीयत पर वोट होता है। तो हमारी जैसी नीयत होगी, हमारे प्रति जिनका समर्पण होगा, वो हमें वोट करेंगे। आप हिंदू, मुस्लिम और ईसाई की राजनीति और तमाम धर्म की, जात पात की राजनीति आप लोग देखिए। हम जात पात और इन सब की राजनीति नहीं करने आए हैं। हम अपनी राष्ट्रीय पहचान, जो हमारी पुरातन राष्ट्रीय पहचान है, हम उसको कायम करने आए हैं और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और हम उस पर ही काम करेंगे। कोई राजनीतिक समझौता इस पर नहीं होगा। तो यदि हिंदुओं के वोट कटने की बात है तो मुझे लगता है कि जनसंघ के साथ जो जुड़ेंगे उनको निश्चित तौर पे पता होगा कि जनसंघ एक ऐसी पार्टी है जो कि वास्तव में मुद्दों के लिए प्रतिबद्धता के साथ आई है। तो इसीलिए आप ये भरोसा रखिए कि हम किसी का वोट काटने नहीं आए हैं। हम राष्ट्र निर्माण के लिए आए हैं और अपनी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ आए हैं। अब इसके बाद एक प्रश्न और आता है कि प्रतीक जी, अभी तो कार्यकर्ता ही नहीं है आप लोगों के पास। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, हमारे बिल्कुल कार्यकर्ता नहीं है। मैं आज ही किसी से कह रहा था कि यदि हमें कल को घेराव करना पड़ जाए, ये स्वीकारोक्ति है। मैं जनता के पास जब जा रहा हूं तो कोई भी छुपी हुई बातें लेकर नहीं जाऊंगा झूठ बोलकर। यदि हमें कल को कोई धरना करना पड़े, घेराव करना पड़े, तो शायद हमारे पास 50 लोग नहीं आए। लेकिन एक बात का विश्वास है, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हमारी नीयत साफ है। और मैं आप लोगों को भरोसा दिला रहा हूं कि आज इस फेसबुक लाइव के बाद हमको जितना पसीना बहाना पड़े हम जमीन पर बहाएंगे, बहुत मजबूती से बहाएंगे। आज हम एक हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कभी एक भी सीट नहीं थी, 2 सीटों पर आई और आज आप देख रहे हैं। तो हम जनसंघ भी बहुत मेहनत करेंगे, हमें मेहनत करना है, हमें मालूम है। और मैंने पहले ही कहा, फिर उन्होंने कहा कि भाई आप विपक्ष के लिए ठीक है, आप विपक्ष में बने रहेंगे तो ठीक है, ताकि आप पार्टी को जागरूक करते रहें, लेकिन चुनाव जीतने की अपेक्षा ना करें। तो मुझे लगता है मैं ऐसे विचारों का सम्मान करता हूं और मैं पहले भी कह रहा हूं कि हम राजनीति को सत्ता के माध्यम से बदलना चाहते हैं, लेकिन समझौतों के माध्यम से सत्ता हासिल नहीं करना चाहते हैं। जिस दिन जनता को लगेगा कि हम ईमानदार हैं, तो वो विकल्प के तौर पर हमें प्रमुख स्थिति पर आसन्न करेगी। ये हमें हमारी जनता पर भरोसा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि जनसंघ अपने नागरिकों को सशक्त करना चाहता है, तो हम फ्रीबीज के बिल्कुल विरोध में हैं। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि फ्रीबीज के बिल्कुल विरोध में हम। ये जितनी महतारी वंदन चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, मैं अभी योजनाओं पे नहीं जाऊंगा, लेकिन फ्रीबीज जितनी चल रही है हम इसके बिल्कुल सख्त विरोध में हैं। हमारा जोर इसमें है कि जो अनावश्यक महंगाई बढ़ रही है उस पर कैसे नियंत्रण हो। हमारा जोर इस पर रहेगा कि यदि बिजली दरें बढ़ रही है तो हम अब सवाल सरकार से करें कि साहब पहले तो ये बताया जाए कि जो बिजली बोर्ड है या जो विभाग है वो घाटे में क्यों जा रहा है, इसका क्या कैलकुलेशन किया गया है और इसके लिए जिम्मेदारियां तय की गई है, जिसका कि बोझ आप जनता के ऊपर डाल रहे हैं। और चूंकि जनता को पता है कि कोई विकल्प नहीं है तो जनता भी निष्क्रिय बैठ चुकी है। तो हमारा जोर इन चीजों पर, जो संसाधन है उनको बचाने पर होगा, शराब के संसाधनों को बर्बाद होने से होगा और जनता को फ्रीबीज से रोककर जनता को सशक्त करने की, आर्थिक सशक्तिकरण की बात होगी, जिससे जो 2047 का भारत है, मुझे पता नहीं, हम कोई 2047 के भारत की बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र गौरव की बात कर रहे हैं कि राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में फिर से उसी गौरव पताका के साथ स्थापित करें। यह हमारा संकल्प है, अपनी धार्मिक पहचान और प्रतिबद्धता के साथ। इसके साथ में मैं यदि बात करूं तो कि हम यदि विपक्ष में बैठेंगे तो विपक्ष
में बैठना हमारे लिए वो भी उपलब्धि है, हम विपक्ष में एक भी सीट नहीं लाए वो भी हमारे लिए उपलब्धि है, क्योंकि राजनीतिक दल की जिम्मेदारी, जो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, परिचित हैं कि राजनीतिक दल का दायित्व तो सिर्फ चुनाव लड़ना और जीतना और सरकार चलाना नहीं होता है, राजनीतिक दलों का दायित्व जनमत तैयार करना भी होता है। और यदि जनमत तैयार हो जाता है तो निश्चित तौर पर सरकारों में उस सकारात्मक दल की भूमिका बढ़ जाती है और वो सत्ता संचालन अथॉरिटी में आ जाती है। तो जनसंघ का जो विषय है वो मूल रूप से ये है। और यदि मैं आगे बात करूं, एक प्रश्न मेरे पास और आया था कि बोले प्रतीक जी, जो मैंने पहले कहा कि भाई आप तो विपक्ष में बैठिए और भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है, तो मैं अब आपके साथ ये चीज साझा करना जा रहा हूं, हम किसी दल का विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, हम समाज में रचनात्मकता की बात कर रहे हैं, सकारात्मकता की बात कर रहे हैं। इसीलिए हम जनता के पास ये लेकर नहीं जाने वाले हैं कि साहब देखिए ये पार्टी ये कर रही है या उस पार्टी की सरकार थी तो वो ये की। हम सिर्फ ये कहने जा रहे हैं कि समाज में आपस को जोड़िए, जो जातिवाद के आधार पर समाज को बांट दिया गया है इसको छोड़िए। अंततोगत्वा सरकार की जब स्कीम आती है तो सड़क पे सारी जाति के लोग चलते हैं, राशन आता है तो सारी जाति के लोग चलते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं तो सारी जाति के लोग जाते हैं, कहीं धर्म और जाति पूछकर इलाज नहीं होता है, विकास कार्य जो होते हैं। तो विकास के मुद्दों पर जो इन दलों ने बांटा है जातियों में, तो हम उस पर भी बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये जो बात कह रहा था कि जो जड़ता आ गई है हमारे लिए, जनसंघ के लिए असली चुनौती राजनीतिक दल बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए असली चुनौती जो है, आज राष्ट्र के वो नागरिक और वो पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी विभिन्न दलों के साथ जो जुड़े हुए हैं, कि जिन्होंने सोच लिया है कि इस दल के अलावा कोई दूसरा दल इस देश में कुछ कर ही नहीं सकता है। और इस लाइन को बोलने के पहले वही उस दल के बारे में हजार बातें, सब चारित्रिक रूप से ये है, आर्थिक भ्रष्टाचार में ये है, गुंडागर्दी में ये है, विचारधारा में ये है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तमाम बातों की एक लंबी फहरिस्त वो खुद बताते हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि साहब इस दल के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो हमारी असली चुनौती ये है कि आम जनता को इस भ्रमजाल से निकालना कि राजनीति में कोई भी चीज चिरस्थायी नहीं होती है। यदि आप राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं, समाज के लिए सोच रहे हैं, अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं, स्वयं के लिए सोच रहे हैं, तो आपको सही वक्त पर, सही स्थान पर, सही लोगों के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। और अभी तक आपके पास विकल्प नहीं था, हम आपको विकल्प दे रहे हैं। आप कहेंगे कि साहब तमाम पार्टियों ने ये कहा, हम आपको ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ नीयत बदलने आए हैं इसीलिए, और हमारे कामों में प्रतिबद्धता आपको स्वयं दिख जाएगी। हम कोई चीज प्रूव करने नहीं आए हैं, हम आपका विश्वास जीतने आए हैं। तो जो बात हम कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी पहचान की बात हो रही थी, हमारे लिए जनसंघ के दस्तावेज में बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि स्थानीय भाषा को भी हमको प्रमुखता प्रदान करनी है। तो मैं आपको यह भी भरोसा दिला रहा हूं कि जब भी जनसंघ की सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा के तौर पे निश्चित तौर पे शामिल किया जाएगा। ये कुछ जो शुरुआती एजेंडे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। तमाम पार्टियां सिर्फ छलावा और वादे कर रही है, हम ये भरोसा दिला रहे हैं कि ये बिल्कुल कुछ मुद्दे जो हैं वो प्राथमिकता के आधार पे होंगे। छत्तीसगढ़ की जो भाषा है, उसकी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको पहचान दिलाई जाएगी। लेकिन यदि आप बात करेंगे कि क्षेत्रवाद, तो क्षेत्रवाद के साथ जनसंघ कभी नहीं खड़ा है। हमारे लिए क्षेत्रवाद, भाषावाद ये सब गौण है। हमारे लिए यदि कोई वाद है तो वो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद। और यदि ऐसी जड़ता, मानसिक जड़ता और वैचारिक जड़ता यदि किसी को इन चीजों के विश्लेषण करने से रोक रही है, तो मुझे लग रहा है कि हम शायद अपनी अगले आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत नकारात्मक वातावरण तैयार करके जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे लिए बड़ी चुनौती
राजनीतिक दल नहीं है, राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। हमारे लिए बड़ी चुनौती है ये जो मानसिक जड़ता आ चुकी है, मानसिक शून्यता आ चुकी है, मानसिक नैराश्य भाव जो आ चुका है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, ये जो सबसे खराब है वही सबसे उत्तम है। हमें इसको तोड़ना है और इसको, विश्वास को बदलना है। और साथ में लोगों का पूछना था कि सब कार्यकर्ता बनाने में तो आपको बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक बात का भरोसा दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तमाम ऐसे जितने भी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को लेकर जो चीजें लोग जुड़े हुए हैं, हमारे जो साथी बाद में जुड़ रहे हैं वो हिंदुत्व और हिंदुस्तान का मतलब बिल्कुल अन्यथा न ले। मैंने पहले स्पष्ट किया हुआ है कि जनसंघ के लिए इसका मतलब क्या है। तो हमारे जितने भी पहले के जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं, जो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनका मेरे पास निरंतर फोन आ रहा है। मैं आपको बताते हुए बहुत हर्षित और गौरवान्वित हूं कि जब से जनसंघ का दायित्व लिया है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़, ये 5 प्रदेशों के हमारे जो प्रतिबद्ध लोग हैं उनके कॉल आने शुरू हो गए हैं कि प्रतीक जी, हम अपने अपने भी प्रदेशों और स्थानों में अपनी इकाइयों को कैसे गठन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सकारात्मक चीज है। लोग पूछ रहे हैं कि साहब जनसंघ का अभी राजनीतिक अस्तित्व क्या है। तो साहब, चूंकि अभी हमारे पास उतना मत प्रतिशत नहीं आया था, इसीलिए हम क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में भी अपनी पहचान अभी नहीं बनाए हैं। निर्वाचन आयोग में भले हम पंजीबद्ध हैं, लेकिन हम जब मेहनत करेंगे, हमको पता है कि वोट परसेंटेज हमारे साथ आएगा, सीट्स हम जीतेंगे और निश्चित तौर पे जीतेंगे, क्योंकि जनता का हमको विश्वास जीतना है। जिस दिन हम जनता का विश्वास जीतते हैं, सीट हम अपने आप जीतेंगे। हमें जनता के विश्वास को जीतने की आवश्यकता है, सीट को जीतने की जरूरत नहीं है। तो जो पूछ रहे हैं कि आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, तो हमारे पास ऐसे प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं। एक हमारे बहुत वरिष्ठ स्वयंसेवक का यह कथन था कि प्रतीक जी, मैं आपके साथ तन से नहीं हूं, धन से नहीं हूं, लेकिन आपके साथ मन से जुड़ा हुआ हूं। तो मैंने उनको धन्यवाद ज्ञापित किया और मैंने कहा, भाई साहब, आप बस एक बात का स्मरण रखिएगा कि जिस दिन आप वोटिंग मशीन में जाते हैं, आप तन से और धन से आप जिस तरफ भी हो, लेकिन मन से आपको जनसंघ का ही बटन दबाना है। तो उन्होंने कहा, प्रतीक जी, आप ये मेरा दायित्व छोड़िए कि यदि राष्ट्र निर्माण में मेरा दायित्व एक बटन दबाने से पूरा होता है तो मैं निश्चित तौर पे उस दायित्व को पूरा करूंगा। यदि अपनी विचारधारा को बचाने के लिए मुझे ये दायित्व पूरा करना पड़ेगा तो मैं अवश्य करूंगा। और मैं आपको बताऊं कि जनसंघ कोई अलग विषय नहीं है। जनसंघ में जितने राष्ट्रीय पदाधिकारी जुड़े हैं, सभी अलग विभिन्न विभिन्न प्रांतों में जुड़े हुए हैं। सभी संघ के वरिष्ठ और सम्मानित स्वयंसेवक रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं। इनका जुड़ाव संघ का यहां रहा है। तो इसीलिए जनसंघ जो विचारधारा के लिए समर्पित है वो हमारे पास आएंगे। और मैं अपनी बात अब अंतिम स्तर पर ले जा रहा हूं। मुझे लग रहा है कि लगभग 45 मिनट हो गए हैं इस बातचीत को। क्षमा चाहता हूं, ये वीडियो लंबा है, लेकिन अब आगे के छोटे वीडियोस आएंगे। तो जनसंघ की भूमिका क्या होगी भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में, ये तमाम लोगों का प्रश्न था। अभी 28 मई को मैंने एक पत्र माननीय सरसंघ चालक जी को लिखा है और उसमें ये बात स्पष्ट की है कि माननीय सरसंघ चालक जी, चूंकि जनसंघ जो है वो विचारधारा के लिए समर्पित संगठन है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सर्वसमावेशी राजनीतिक दल हो चुका है, तो अब बेहतर विकल्प ये है। और चूंकि माननीय सरसंघ चालक जी ने विभिन्न कार्यक्रमों में कहा है कि जो भी राष्ट्र नीति पर काम कर रहा है हम उसे ताकत देंगे। यदि माननीय भागवत जी ने यह भी कहा है कथन कि यदि कांग्रेस भी हमारी राष्ट्र नीति पर आएगी तो हम उसको भी ताकत देंगे। फिर एक कार्यक्रम में माननीय सरसंघ चालक जी ने कहा कि भाई, यदि हमसे किसी ने संगठन मंत्री मांगा नहीं है, यदि कोई हमसे संगठन मंत्री मांगता है तो हम देते हैं, हम जरूर देंगे, लेकिन किसी ने मांगा नहीं है। तो चूंकि जनसंघ में संगठन मंत्री की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम संगठन मंत्री तो नहीं मांग रहे हैं। लेकिन 28 अप्रैल वाले पत्र में बहुत स्पष्ट है, माननीय सरसंघ चालक जी से निवेदन किया है मैंने, वो मेरा व्यक्तिगत पत्र है, जनसंघ के पदाधिकारी के तौर पर नहीं भेजा है मैंने उसे। मैंने स्पष्ट उनसे निवेदन किया है
कि सरसंघ चालक जी, आपको दोनों राजनीतिक दलों को अपना समर्थन देना चाहिए, क्योंकि आज भारतीय राजनीति में यदि किसको सर्वसमावेशी राजनीति में जाना है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, और यदि संघ और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं जो आज निराश भाव से बैठे हैं, यदि उनको अपनी विचारधारा के लिए जाना है तो वो भारतीय जनसंघ के साथ जुड़ जाए। और अंततोगत्वा ये होगा कि देश में जिस दिन जनसंघ के और भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में यह निर्णय होता है, उस दिन देश में दो ही राजनीतिक दल होंगे, एक भारतीय जनता पार्टी जो सर्वसमावेशी सिद्धांत पर काम करेगी और दूसरा भारतीय जनसंघ जो भारतीय राष्ट्रवाद और विचारधारा के आधार पर काम करेगा। तो जो भी सत्ता में आए संगठन आपके ही सत्ता में रहेंगे। और अब मैं, चूंकि ये बंगाल चुनाव के पहले का ये पत्र था, तो माननीय सरसंघ चालक जी के कथन के अनुसार मैंने अपना निवेदन प्रेषित कर दिया है और अब हम विचार कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पर क्या निर्णय लेता है। हम राष्ट्र नीति के साथ खड़े हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार हैं, राष्ट्र गौरव को स्थापित करने के लिए तैयार हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत का वो स्वर्णिम युग आए, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। तो अब निर्णय संघ को लेना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, कि राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में वो अपने कथनानुसार प्रतिबद्ध है कि नहीं, उसका पालन करते हैं कि नहीं। तो आज मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, विराम दे रहा हूं कि हम संकल्पित हैं। बहुत लोग मिलेंगे, काफी लोग मिलेंगे जो नैराश्य भाव से हमको हतोत्साहित करेंगे कि साहब जनसंघ जबरदस्ती आप लोग वोट काटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमें सब मंजूर है, आपकी सारे आलोचना मंजूर है, क्योंकि हम मानते हैं कि सकारात्मक आलोचना भी जरूरी है। हम कांग्रेस के भी अच्छे कामों का समर्थन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो अच्छे काम किए हैं उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चुनाव के ही समय बस होनी चाहिए। जब चुनाव के पश्चात जब प्रदेश निर्माण करना है, राष्ट्र निर्माण करना है, तो सारे दलों को साथ मिलकर करना होगा। और हमें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, और हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी आवश्यकता पड़ेगी, आम आदमी पार्टी की भी पड़ेगी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भी पड़ेगी, बसपा की भी पड़ेगी, सभी की पड़ेगी। तो हमारा किसी से विरोध नहीं है। आपके जो अच्छे काम हैं आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जनसंघ सरकार में आएगी, आपके अच्छे कामों को निश्चित तौर पे पूरा करेगी। और अधिकारियों के लिए एक विशेष निवेदन है कि जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, मेरा आपसे करबद्ध आग्रह है कि व्यवस्थाएं सुधार लीजिए। राष्ट्र यदि बनाना है, हम जिम्मेदारियों से ना भागें। आज अधिकारियों में वो नैराश्य भाव आ चुका है कि कुछ अधिकारी बहुत अच्छी व्यवस्था में है धन आपूर्ति की, बाकी अधिकारियों में नैराश्य भाव आ चुका है। तो मेरा आप सभी अधिकारियों से, तमाम कर्मचारी यूनियन से, सभी से कहना है कि जनसंघ आपके लिए एक बहुत सकारात्मक विकल्प आ रहा है, आप इसके साथ जुड़िए। आज जनसंघ को आपकी जरूरत है, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जब आपकी न्यायोचित, वैधानिक और नैतिक जो भी जरूरत होगी, उसके साथ जनसंघ हमेशा खड़ा है। और मैं बस यहीं से अपनी बात को समाप्त करता हूं। और जनसंघ को अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों की बहुत आवश्यकता होगी। तो मैं आप सबसे ये भी आग्रह करता हूं कि आप सब जिस भी रूप में, जिस भी तरह से अपने संसाधनों का सहयोग कर सकते हैं, वो चाहे आर्थिक संसाधन हो, तकनीकी संसाधन हो, यदि हमें कार्यालयीन व्यवस्था के लिए संसाधन हो, तमाम किसी भी रूप के संसाधन हो, आपका स्वागत है। यदि प्रदेश को, देश को अपने चरमोत्कर्ष पर फिर से ले जाना है, तो हम सबको ही मिलकर आगे बढ़ना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे संयम के साथ सुना, और आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं, प्रदेश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।